हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक बुक है। वो बुक है 2023 का घटना चक्र, ठीक है। और ये बुक पॉलिटिकल साइंस का है, ये बुक पॉलिटी का है। हम चाहते हैं, ठीक है, कि हम साथ में जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो अभी वैकेंसीज नहीं आई हुई हैं, उसकी हम तैयारी कर लें। और इस बुक के साथ साथ इसके 2-3 और भी बुक हैं, जैसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ठीक है। खासकर बायोलॉजी का हम लोग कवर करेंगे। मेरा मेन मकसद है अपनी भी तैयारी को और मजबूत बनाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, सबको ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को ध्यान सबको देखेगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। मतलब इनमें से कहना है क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों द्वारा वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा उस अधिनियम में कोलकाता में सबसे पहले 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और इस सर्वोच्च न्यायालय में बाबू टोटल 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस में 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनका प्रावधान किया गया था और स्थापना भी हुई 1774 में। लेकिन वो जो एक्ट था, उस एक्ट का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई। कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में हुई, जिसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था एलिजा इम्फे, सर एलिजा इम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का बाबू जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर होगा ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सबसे पहला जो कानून था वो यही था, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है इस क्वेश्चन के कि किस अधिनियम को भूल और चूक की संज्ञा दी गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम को भूल और चूक की संज्ञा दी गई? भूल और प्लस में चूक की संज्ञा दी गई। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को भूल और चूक की संज्ञा दी गई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस एक्ट को ही भूल और चूक की संज्ञा दी गई, जिसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल का पद भी दे दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इतने सारी विशेषताएँ एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है 1773 के बारे में ही क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, वैसे हम टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट है और हमारा भी मेन पर्पस है, ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए हम ये सब आप लोग के समक्ष रख रहे हैं ताकि मेरा भी मजबूती और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए, ठीक है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है। मतलब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। चलिए करें ऑप्शन ए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। हाँ, बिल्कुल की गई, जिसको भूल और चूक की संज्ञा दी गई। और बंगाल का गवर्नर का जो पद था भारत का गवर्नर जनरल के पद के रूप में चेंज हो गया, बदल गया। ये पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 का है लेमेस्टर। जैसे हम बोले अभी ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसमें 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और 3 न्यायाधीश थे। टोटल 4 हो गए। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, गलत, सर एलिजा इम्फे था। हमने अभी बताया भी है कि सर एलिजा इम्फे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई, सर एलिजा इम्फे इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, लेमेस्टर नहीं था। ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 1 सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ध्यान दीजिएगा,
इस क्वेश्चन को भी हम जब सॉल्व कर रहे थे ना पढ़ाने से पहले, जब हम इसकी एक बार रिपीट कर रहे थे तो हमको ये क्वेश्चन उतना पता नहीं था, ठीक है। मतलब हम भी तैयारी करते हैं तो हमको इतना पता नहीं था, लेकिन हमने मतलब इसमें से एक दो गो हमको पता था जिसके तहत हमने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जैसे देखिए कर है सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। मिलान करना है, सही उत्तर देखना है। मानिए हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो हम अभी पीछे पढ़े हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। बी का 1 आप खुद देखिए, कहीं भी ऑप्शन में बी का 1 दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में नहीं। घटना चक्र का क्वेश्चन है, हुबहू क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक में, केवल बी दिख रहा है, आंसर क्या होगा, बी होगा। लेकिन ऐसा एग्जाम सेट यूपी पीसीएस 2003 में हुआ था। अब एग्ज़ाम बहुत टफ हो चुका है, अब हम लोग को भी बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, कौन कैसे मिलान करना पड़ेगा कैसे। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई, ध्यान दीजिएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्या बोले 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, जिसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। इस तरह से यहाँ जो आपका अगला आपका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला तो मिल गया आंसर हमको कि बोर्ड ऑफ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के तहत बी का 1, नियंत्रक परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था, अर्थात ए का 2, मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 3। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दी गई, तो चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। 1813 का चार्टर एक्ट में ऐसी बहुत से प्रावधान किया गया जो आगे देखेंगे। बाकी यहाँ देख लीजिएगा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति प्रदान की गई थी वो 1813 का चार्टर एक्ट में प्रदान किया गया था। इस तरह से सी का 3 होगा। अब जो एक ए बी सी का मिल गया तो डी का भी 4 होगा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी मेंबर की नियुक्ति का प्रावधान 1833 का चार्टर एक्ट में किया गया। इस तरह से आपका, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका बाबू आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, आप देख लीजिएगा। खैर हम तो 1-2 क्वेश्चन को टच किए, बाकी सब आंसर निकल गया था हम जब पढ़ रहे थे तो, लेकिन हम लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 3 का बी होगा। अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन की, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किस से या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, मतलब इनमें से कौन कौन से ऐसे मेंबर थे या कौन कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो ध्यान दीजिएगा 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, ये सही है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें ओरिएंटल शिक्षा की बात की, किसकी शिक्षा की बात की गई, ओरिएंटल शिक्षा। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ओरिएंटल शिक्षा की बात की गई और इस ओरिएंटल शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्चा करने की बात की गई। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्चा करने की बात की गई और 1 लाख रुपया खर्चा करने वाली जो समिति बनी थी उस समिति का नाम था जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की, देखिएगा भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी उसमें 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें ओरिएंटल शिक्षा की मांग की गई थी और 1 लाख रुपया, क्या चीज़, 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्चा करने का प्रावधान किया गया था। और 1 लाख रुपया खर्चा करने वाली जो समिति बनाई गई उसका नाम था जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। 1823 यह अधिनियम बना। इसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। कौन था, लॉर्ड मैकाले था, ठीक है, जिसने भारत में अंग्रेजी की उच्च शिक्षा माध्यम की मतलब नींव डाली। और ऑप्शन सी के बारे में ज़्यादा तो कुछ पता है नहीं, ठीक है, लेकिन आगे देख लेते हैं। कर है ऑप्शन सी में कर है प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद। देखिए
इसका आंसर 1813 का चार्टर अधिनियम और जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1830 दोनों होगा। प्रचार विधि एवं आंग्लिक, देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में नीचे दिया हुआ है, ठीक है, कि 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम चुना गया, मान लिया गया। और आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक नेतृत्व करता थे। इस तरह से इसका आंसर तीनों हो जाएगा, अर्थात A, B, C और 1, 2, 3। इसका आंसर 1 और 2 और 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, जिसमें ओरिएंटल शिक्षा की मांग की गई। 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्चा करना था, जिसके तहत जो समिति बनी उस समिति का नाम था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है। और इन दोनों की शिक्षा के विवाद की, जिसका विवाद बहुत आगे बढ़ा। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही है, 1, 2 और 3, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ये यूपीएससी का है यार, ठीक है, वो दिमाग का दही से ही, खैर कोई बात नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ठीक है। रसरी आवत जात पे स्थित पर पत निशान, हम लोग को भी याद हो जाएगा, टेंशन क्या लेना है, बस समझने की बारी है। कर है 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कर है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, देखिए क्या बोल रहे हैं, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहली बात दीजिएगा, जब क्वेश्चन ये पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार कब समाप्त कर दिया गया था, तो उसका आंसर होगा 1858 का अधिनियम के तहत। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सब अधिकार खत्म कर दिया गया। आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। ध्यान दीजिएगा, 1813 का जो चार्टर अधिनियम, इसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश संसद यह कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ चाय और व्यापार को छोड़कर बाकी भारत के साथ उसके अधिकार को समाप्त कर दिया जाए, और ऐसा हुआ अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आइए से क्या है, बड़ी टफ क्वेश्चन है, खैर कोई बात नहीं है, याद तो होगा ना जी। अगला क्वेश्चन करें चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट के तहत किस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि 1813 का चार्टर एक्ट के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे अधिकार समाप्त कर दिया गया था, ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार में राज्य को, क्षेत्र को ले लिया था इंडिया का, उस पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। बिल्कुल सही है, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत दोनों प्रदान किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर है भारतीय राज्य। खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि 1947 से पहले भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता था, ना कहा गया, ठीक है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एक राज्य को होने के लिए 4 गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। 4 गुण, एक राज्य होने के लिए 4 गुण। पहला जनसंख्या, सही है, हम लोगों ने भी पढ़ा है कॉम्पिटिटिव में, और से भी पढ़ते भी हैं लोग, कि हम अभी क्या बोलें कि एक राज्य होने के लिए 4 गुण का होना बहुत ज़रूरी है। पहला जनसंख्या, दूसरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये 2 हुआ। तीसरा सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 तो 1947 से पहले हमारे हाथों में थी। हम जनसंख्या भी थे, हमारा क्षेत्रफल भी था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो आज भी है।
हमारी सरकार भी थी, लेकिन सरकार अंग्रेजों की थी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो चौथा गुण होना था वो हमारे पास नहीं थी, संप्रभुता। देखिए अभी जो यहाँ लिखा हुआ है, संप्रभुता की शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी, और जिस देश या जिस राज्य की संप्रभुता नहीं है, समझो वो राज्य नहीं है, क्योंकि संप्रभुता का मेन पर्पस है सारे निर्णय और मतलब किसी देश का उस देश पर कोई अधिकार न हो, अधिकार नहीं हो, मतलब क्या बोलते उसको, मतलब वो क्या, उसके नियंत्रण में नहीं हो, और सारे निर्णय और प्लानिंग करने की जो कमांडिंग हो वो उस देश के हाथ में हो। अर्थात अगर इस संप्रभुता यहाँ पे हो जाता तो हम राज्य कहलाते हैं। 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, हमारे संप्रभुता की कमी थी, लेकिन अब है चारों, और एक राज्य के लिए 4 गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब ये था कि क्लियर कीजिए। आइए क्वेश्चन पे कर है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्य को ले चुकी थी उस पर संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये भी सही है। करें तीसरा देखते हैं, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, यही तो गलत है। 1857 का युद्ध को आप याद कीजिए, 1857 का युद्ध अंग्रेजों की नींव तक हिल गई थी, और इस नींव जब हिल गई अंग्रेजों की, जब ब्रिटेन की संसद को समझ में आ गया कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है, तो उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को समाप्त करके सारा का सारा अधिकार ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया 1858 का अधिनियम के तहत। ये तीसरा कथन गलत है, केवल 1 और 2 सही है। इस तरह से ऑप्शन कौन सही है, 1 और 2 सही है, ठीक है। सब क्वेश्चन टफ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और जाते जाते एक क्वेश्चन को हम छोड़ जाते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा अगर आप तैयारी करते हैं मेरी तरह भी, ठीक है। बेरोजगार रोजगार हैं तो सही है। कर किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? मतलब अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वह कौन सा कानून था, वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देखिए कितना गहरा शब्द कह रहा है, ठीक है ना। हम भारत के हैं और हमारे ऊपर अन्य देश का कब्जा था, और हम चाह कर भी हिस्सा नहीं ले पाते थे कानूनों के निर्माण में, लेकिन अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसके तहत कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया। ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल 1861। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, खैर नीचे आंसर दिख ही रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है ज्योग्राफी या हिस्ट्री लेकर आएँ, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और साइंस का ही फैक्ट पढ़ाई होगा, क्योंकि तैयारी अभी जोरों शोरों से दरोगा एग्जाम आने वाला है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बाकी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।